गुड। कुछ बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ, तो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर का अलग से मैंने कहा एपिसोड बनाने से अच्छा मैंने कहा 5-10 क्वेश्चन इसी में ऐड कर देता हूँ और बनेंगे वहीं से सवाल। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न करते हैं एपिसोड 6 का आज। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, तो आंसर सही हो जाएगा, लोहा आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। सेकंड प्रश्न, पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शैवाल, जिसे आप कवक नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न सेशन का, डीडीटी है क्या है? एक कवकनाशक, खरपतवारनाशक। काफ़ी बच्चे इसमें कवकनाशक करके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये एक खरपतवारनाशक है। ठीक है, याद रखेंगे। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो आपको याद रखना है, हीरा और का जो ग्रेफाइट है ये कार्बन के एक अपरूप तत्व है, याद रखेंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है ये एक अधात्विक खनिज की श्रेणी के अंतर्गत है। ठीक है, खनिज है, खनिज तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है पांचवा, ध्रुवों का नमन कौन होता है? तो ध्रुवों का नमन कौन कितना होता है मित्रों? तो जैसे कि ध्रुव कह रहा है तो आपको सीधे सीधे समझ जाना चाहिए 90 डिग्री, जबकि विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इससे भी आप याद रखेंगे, कभी कभी ये सवाल इस तरीके से भी पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, छठा प्रश्न, पृथ्वी पर वायुमंडल संभव है या फिर रुका हुआ है, ऐसा किस कारण? या फिर आप हवा के द्वारा मानेंगे, गुरुत्वाकर्षण या बादलों द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडल संभव है, यहाँ याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाएंगे हम लोग। 7वां प्रश्न है, और आप लोग कहोगे सर आप इजी प्रश्न ला रहे हैं। देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो 12th लेवल है, और यहाँ पर इजीली प्रश्न आते हैं, और इजी में ही हम क्या करते हैं, बार बार गलतियाँ को दोहराते हैं। 7वां प्रश्न, बल का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर बल का मात्रक नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा आप लोगों का, जो बल का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है आपसे, बल का मात्रक नहीं है पूछ रहा है, पाउंड होता ही है, डाइन होता ही है, और न्यूटन होता ही है, तो जूल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका मात्रक नहीं है, बल का, कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाते हैं, 8वें प्रश्न पर, तारों के समूह को कहते हैं, तारों के समूह को क्या कहते हैं मित्रों? ग्रह कहते हैं, सूर्यमंडल कहते हैं, या विश्व या आकाशगंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारामंडल कहते हैं तारों के समूह को, या फिर आकाशगंगा आप कहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, ग्रह आप लोगों को पता ही है 8 ग्रह होते हैं, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, 4 आंतरिक और 4 बाह्य ग्रह आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, सूर्यमंडल, सूर्य के आसपास जो ग्रह है 8 ग्रह, इसे इसी को कहते हैं। ठीक है, और मैं आज लास्ट, जब ये एपिसोड समाप्त हो जाएगा, मैं इस एपिसोड के लास्ट में आज आप लोगों को हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो वो होते हैं, एपिसोड होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, या फिर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट समय पे आप बने रहिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मित्रों, और आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है 9वां, एक प्रिज्म से जब प्रकाश जाता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित हो जाता है, या फिर सबसे कम विचलित होता है? प्रिज्म की बात हो रही है, जब यहाँ से प्रकाश गुजारोगे तो ये पूछ रहा है जब प्रकाश, तो सबसे कम रंग कौन सा विचलित? तो यहाँ पर याद रखना है लाल सबसे कम, और सबसे अधिक कौन सा? तो याद रखें आपको बैगनी। सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है? तो बैगनी। अगर सवाल आएगा तो बैगनी करेंगे, सबसे कम आएगा तो लाल करेंगे। ठीक है, प्रिज्म में। अगला प्रश्न देखेंगे, 10वां प्रश्न, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो एक गैलन में कितने लीटर होते हैं मित्रों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 3.78। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3.71 लीटर। ठीक है, 11वां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर से आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स वेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सही व्याख्या की थी, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, 1837 के आसपास। यूँ तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन वाला कंप्यूटर बनाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वां, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था?
तो यहाँ पर जो सबसे पहला कंप्यूटर था तो ये एनाइक था, ठीक है। एनाइक जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। वैसे तो सबसे पहला अबेस्कस आप पढ़ते होंगे, जो एक गणना यंत्र जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। लेकिन जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते हैं तो पहली पीढ़ी में एनाइक कंप्यूटर आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 13वां, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो ये आई थी 1960 के आसपास से, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। और मॉर्निंग में दोस्तों मैं BS नेगी जो न्यू एडिशन है उसके प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ठीक है। 100 प्रश्न है उसमें, एक शिफ्ट में मैं 50 करा रहा हूँ, तो दूसरे शिफ्ट में दूसरे 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसे भी आप ज़रूर पढ़िए और आने वाले एग्ज़ाम पे आपको कहीं ना कहीं वो प्रश्न क्या करेंगे, हेल्पफुल देंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर जाएंगे हम लोग, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है कह रहा है? ठीक है, गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और विंडो आपका सर्च इंजन है। वॉल्फ्रम अल्फा आपका सर्च इंजन नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है और ज़रा सा भी हेल्प मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को दोस्तों। 16वां प्रश्न है, 1 किलोबाइट मतलब 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये अच्छा प्रश्न है। 1 किलोबाइट मतलब 1 KB बराबर कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1024 याद रखना है आपको, ठीक है, बाइट। ठीक, जब आप देखते होंगे 1024 हो जाता है, BYT लिखा होता है, तो आपका 1 KB चल रहा होता है, ठीक है। 1 MB तब होगा जब आपका 1024 MB, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किसके बने होते हैं? परसों मैंने आप लोगों को बताया था सिलिकॉन के, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी फुल फॉर्म GL किल्बी ने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न है 18वां, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है या फिर किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोडांतर से मशीन तक, ठीक है। कोडांतरक से मशीन तक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग मेन से मैंने आप लोगों को बताया जो चौथी पीढ़ी में आया था। तो मल्टी प्रोसेसिंग मेन से बहुत सारा काम एक साथ करना, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है 20वां, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मित्रों ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा फुल फॉर्म। 21वां प्रश्न, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। फिर से सुनिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्रोसेसर। उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसर, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ेंगे और 22वां प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है 22वां प्रश्न, इसे आप इंपॉर्टेंट ही लगाएंगे। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? जो प्रोसेसर होते हैं उसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22वां का, एक तो ALU होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक रजिस्टर होता है, ठीक है। फिर से सुनिए, प्रोसेसर के कितने मुख्य भाग? 3, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कल शाम को कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण लेक्चर दे दूं आप लोगों को विथ डिटेल के साथ, लेकिन आपको वो लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। कम से कम 40 मिनट या फिर 1 घंटे का मैं वो लेक्चर लेकर के आऊँगा, तो आप अच्छे से उसे देखिएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। जो भी दिल्ली का, अगर आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों का कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादातर बच्चे EPFO का फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। ये भी आप ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है, ठीक है। UPSC कंडक्ट कराती है। परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, भूकंप मापने का यंत्र, तो सही आंसर हो जाएगा भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ, जिस पर मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 25वां, इंपॉर्टेंट, रेडियो एक्टिवता की खोज की किसने की? रेडियो एक्टिवता की खोज, तो ये किया था हेनरी बैक्यूरेल साहब ने,
अगला प्रश्न है 26वां, नोबेल गैस की खोज किसने किया था? तो विलियम रामसे ने आपका नोबेल गैस की खोज की थी और 1916 में किया था, 23 जुलाई को, याद रखेंगे। ठीक है, इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, याद रखेंगे। नोबेल गैस की खोज किसने की थी? विलियम रामसे ने 1916 में। ये भी पूछा गया है डेट आप लोगों से। आज का सेशन का अंतिम प्रश्न करेंगे हम लोग। लौह का अयस्क, मतलब लोहे का अयस्क कौन सा है इसमें से? बॉक्साइट नहीं है, क्यूपराइट, डोलोमाइट नहीं है, तो हेमेटाइट आपका सही आंसर। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आपका ये क्या होते हैं? लौह के अयस्क होते हैं, महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसे आप क्या करेंगे? आज इसे कंठस्थ करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म को आप अच्छे से क्लियर करिएगा। ये डाउट होते हैं बार बार कि जैन धर्म कहाँ पनपा, कहाँ वो हुआ, बौद्ध धर्म कहाँ। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इसको, उसके बाद आपको मौर्य साम्राज्य, ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में सब कुछ जानना है। इसके बाद आपको मौर्योत्तर काल थोड़ा सा, बट उसके बाद सच कहूँ तो गुप्त साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त होगा। ठीक, आपको इन चारों से एक नंबर देखने को मिलेगा और बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ने प्राचीन इतिहास में, सच कहूँ तो। ठीक है, इसके बाद आपको मध्यकालीन इतिहास में जाना है। कहाँ जाना है? मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले आपको याद रखना है 712, ठीक है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, इसके बाद आपको यह अरबों का आक्रमण, मैंने आपको यही बता दिया। इसके बाद आपको मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1192 और 1191, दोनों ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, गौरी के आक्रमण। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, आपको दिल्ली सल्तनत सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत, आपको दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशों ने राज किया था, इन पांचों वंशों के संस्थापक, ठीक है, याद रखना है। और इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। ठीक, खास करके आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आपका आता है मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य आपको याद रखने हैं, बाबर से लेकर के, ठीक है, सब कुछ याद रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अकबर, अकबर, ठीक है, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मुगल में ये 4-5 राजा है, आपको सबसे अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। इसके बाद आप पढ़ोगे तो एक बार विजयनगर, ठीक है, विजय नगर के बारे में पढ़िएगा और बहमनी के बारे में पढ़िएगा, तो हो जाएगा इसी से। इसके बाद थोड़ा सा भक्ति आंदोलन पढ़िएगा, भक्ति आंदोलन पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको भक्ति आंदोलन में क्या पढ़ना है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये पढ़ना है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है मध्यकाल में। फिर आधुनिक, आधुनिक के बारे में मैं कल बताऊंगा मित्रों, आधुनिक इतिहास के बारे में जो महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। 3 से लेकर के 4 नंबर तो इम्पोर्टेंट होगा। 3 नंबर के लिए आधुनिक इतिहास का खेल और सब कुछ पढ़ना ही है। फिर भी इम्पोर्टेंट लेक्चर कल बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मॉर्निंग में गोल्डन वाला क्या आएगा, बहुत मस्त वाली वीडियो आने वाली है। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।